अपनी डपली अपना राग आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने के मामले में एनडीए ने सांसदों ने संसद में अपना विरोध जताया है। धनखड़ के सम्मान और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के विरोध में बीजेपी और एनडीए के सभी सांसद राज्यसभा में करीब 1 घंटे खड़े रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे किसान और जाट समाज का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहा जाएगा। तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ विरोध देखने को मिला है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं संसद के अंदर किस तरीके से विरोध जताते हुए। तो राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने के मामले में एनडीए के सांसदों ने अपना विरोध दर्ज किया। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर मजाक उड़ाया। सभापति धनखड़ ने इस मामले पर सदन में आपत्ति जताई। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन करके इस मुद्दे पर बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि आपको जो आज सुनना पड़ा है वो मैं पिछले 20 सालों से सुन रहा हूं, मगर ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट करके बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें फोन किया और उन्होंने कहा कि जो आज आपको सुनना पड़ा है मैं पिछले 20 सालों से ये सब सुन रहा हूं, लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर देश के उपराष्ट्रपति होते हुए आपको ये सुनना पड़ा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से सदन के बाहर राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ाया गया वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी सांसद की इस हरकत को लेकर उनकी हर तरफ आलोचना की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया है, जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया उसे देखकर मुझे निराशा हुई है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए और ये संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जगदीप धनखड़ से मिलकर मजाक उड़ाने की घटना की निंदा की है। दरअसल कल संसद के बाहर टीएमसी सांसद ने उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हुए मिमिक्री की थी, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। तो देखिए, लोकसभा स्पीकर मिलने के लिए पहुंचे हुए थे उपराष्ट्रपति से और उन्होंने इस बात की निंदा की है क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया है वो कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जिस संवैधानिक पद पर हैं उस तरीके से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि आपने उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। और इसी दरमियान लोकसभा स्पीकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। अब मजाक उड़ाने की घटना की यहाँ पर निंदा की गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सवाल उठाया है। पूछा कि उपराष्ट्रपति के अपमान के मामले में वो कब बोलेंगे। क्या कांग्रेस की परंपरा ही अपमान की ही हो गई है? आखिरकार सदन तो चर्चा के लिए ही है। सदन में चर्चा क्यों नहीं विपक्ष होने दे रहा? क्यों प्ले कार्ड लेके तख्तियां लेके वेल में कूद पड़ते हैं और खड़गे जी क्यों नहीं उस समय रोकते हैं? क्यों नहीं चर्चा करते हैं? इशारे सारे सदन में देखे जाते हैं, कौन किसको इशारे कर रहा है? वेल में कूदने के लिए, हंगामा खड़े करने के लिए, तख्तियां लाने के लिए, और ये हंगामे करने वाले कोई और नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और इनके नेता है। इसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है क्या वो स्वीकार है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। उपराष्ट्रपति के अपमान पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि सब मिलजुल कर विपक्ष को संसद से बाहर रखना चाहते हैं। वो तो पार्लियामेंट के बाहर है, ऐसे चीजें यहाँ भी करे गांधी स्टैचू के सामने, और मॉक पार्लियामेंट उनसे क्या संबंध है? उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट आया है वो करते उन्होंने सब मिलजुल के ही है सस्पेंड करने में हमको, तो वो कर रहे हैं।
तो देखिए, आपने अभी सुना कि क्या कुछ कहा गया है और अब उपराष्ट्रपति के अपमान पर सियासत भी तेज हो गई है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अपनी सफाई दी है। Any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिलने से बीजेपी के हौसले बुलंद है। लोकसभा के चुनाव प्रचार की कमान भी हमेशा की तरह इस बार भी पीएम मोदी ही संभालेंगे। संसद का शीतकालीन आपको बताते चलें कि सभी राज्यों का दौरा भी करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी हर राज्य में कम से कम 2 से 3 दिन जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी के सरकारी दौरों में विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने बीएसपी के इंडी गठबंधन में शामिल होने की वकालत की है। बताते चले आपको, उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि बीएसपी भी इंडी गठबंधन का हिस्सा बने। उन्होंने ये भी कहा है कि जब सभी दल एक साथ आ रहे हैं तो बीएसपी को भी गठबंधन में शामिल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है मायावती से हर समय पर इसको लेकर बात करते रहते हैं। कांग्रेस में शामिल होने की खबर को उन्होंने बेबुनियाद बताया। जहां तक मेरा जाति ख्याल है, व्यक्तिगत विचार है, उसके हिसाब से तो शामिल होना चाहिए। सारे अपोजिशन को एकजुट होकर के इस सरकार का मुकाबला करना चाहिए। बाकी बसपा सुप्रीमो है, बहन मायावती जी, जो निर्णय करेंगी, जो फैसला लेंगी, वो अच्छा ही लेंगी और हम लोग उस फैसले के साथ होंगे। लेकिन सर, कल जब बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, तो उसमें क्योंकि एक दिन पहले कांग्रेस की जो यूपी के नेताएं हैं उनकी बैठक हुई, उसमें ये डिमांड हुई कि बसपा को भी गठबंधन में शामिल करना चाहिए, उससे फायदा मिलेगा। लेकिन कल सपा ने इस बात का विरोध किया कि बसपा जो है वो भरोसेमंद नहीं है। अब इस पर मैं कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि एक पार्टी ने अगर विरोध किया तो सब लोग मिल करके उसको डिसाइड करेंगे, उस पर फैसला लेंगे सब लोग मिल करके। जितने वो तो इंडिया घटक दलों को सबको मिल करके उसके बारे में सामूहिक रूप से फैसला लेना है। तो क्या आप बहन जी से बात करेंगे कि जब सारे दल एक हो रहे हैं तो उनको भी आगे से और बढ़ना चाहिए? हम लोग समय समय पर करते रहते हैं और करेंगे भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल पेश किए हैं। सीआरपीसी, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा के पटल पर रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लाए गए हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में इस पर जवाब देंगे और फिर वोटिंग होगी। बिल के पास होने पर इन बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन होते ही 3 बिल कानून बन जाएंगे। नगर निगम कार्यकारिणी की होने वाली बैठक में लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी करने का प्रस्ताव पास हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव को आज पेश किया जा सकता है। नगर निगम से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बताते चले, लखनऊ के नाम को बदलने की चर्चा पिछले काफी दिनों से चल रही है। अब नगर निगम में कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव रखा जा सकता है।
आज लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पटल पर रखे जाएंगे, जिसमें लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। यानी कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी करने की मांग सामने आ सकती है। हम इस वक्त लखनऊ नगर निगम कार्यालय पर मौजूद है, जहां अभी ये बैठक चल रही है। इससे पहले भी कई बार पूर्व में लखनऊ का नाम बदलने को लेकर राजनीति होती आई है, चर्चा होती आई है, लेकिन आज ये प्रस्ताव नगर निगम में रखा जा सकता है कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी होना चाहिए, क्योंकि लखनऊ जो है वो लक्ष्मण जी की नगरी है। कई सारी किताबों में भी इस चीज़ का जिक्र है, कई सारे भाजपा नेता भी इस बात के ऊपर बयान दे चुके हैं। ऐसे में लखनऊ नगर निगम का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी करने की मांग अगर रखी जाती है तो इस पर हंगामा होना भी तय है। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति से खेल के क्षेत्र में भारत का परचम लहरा रहा है। पहली बार एशियन गेम्स और ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल आए। उन्होंने ये भी कहा सरकार गांव-गांव तक खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को बाहर लाने का काम कर रही है और इसके लिए यूपी के 80 जिलों में स्पोर्ट्स सेंटर खोले गए हैं। यूपी सरकार हर गाँव में खेल मैदान कर रही है और खेल मैदान जो है वो तैयार कर रही है। सीएम योगी ने कहा है कि अब तक 500 खिलाड़ियों को नौकरी मिली है और आगे 500 और पद खिलाड़ियों के लिए सृजित किए जा रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों की, यहां खड़े हुए हमारे जो नौजवान हैं, आज भारत की नीति के कारण अब इनकी फॉरेन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। विदेश में भी जाकर के इनकी ट्रेनिंग हो, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो दुनिया के वर्ल्ड स्टैंडर्ड के खेलों के उपकरण हैं, वह भारत आज खिलाड़ियों को मुहैया करा रहा। आप लोग के आशीर्वाद से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी तैयारी, बोलिए आप इसमें अपना योगदान करेंगे ना? बोलिए करेंगे ना? तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है ना? प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? मित्रों, यह देश को आगे बढ़ाने का तरीका है। इस सामर्थ्य का परिणाम है ओलंपिक में भारत ने सबसे अधिक मेडल अब तक जीते हैं और यही नहीं, एशियन गेम्स में भी आज जो प्रदर्शन भारत का है, पहली बार 100 का आंकड़ा पार कर रही है भारत। यह एक सुखद लक्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का परिणाम आज उसके हम सबके सामने आए हैं। इसके लिए अनेक प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है, जिसमें डिप्टी एसपी का पद भी दिया गया है, नायब तहसीलदार का भी पद दिया गया है और साथ साथ पुलिस में भर्ती की अलग अलग श्रेणी में भी भर्ती की प्रक्रिया को उसको आगे बढ़ाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, 500 नए पद हमारे निकल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। खेल कोटे के अंतर्गत 2% आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है इसमें खिलाड़ियों के लिए, चाहे वह ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप हो, नेशनल गेम्स हो। जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करेगा उसको सरकार सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करेगी। और आज जेपी नड्डा गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गोरखपुर में होने वाली बीजेपी की बैठक में क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहेंगे और गोरखपुर एनेक्सी भवन में होने वाली बैठक में जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं को गोरखपुर क्षेत्र की सभी 13 सीटें जीतने का टास्क भी देंगे। शाम 4:45 पर गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सभी कार्यक्रमों में सीएम योगी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों पर जीत का प्लान तैयार हो चुका है। बीजेपी अब चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिलाकर जाटलैंड में संदेश देने की कोशिश कर रही है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद से करने वाले हैं।
जाटलैंड की जंग में अब सियासी सुरंग खोदी जा रही है। जयंत के तथा कथित गढ़ में वोट बैंक की सेंधमारी हो रही है और चौधरी चरण सिंह के नाम पर जाटों को साधने की कोशिश हो रही है, जिसका प्लान तैयार हो चुका है। तो अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। पहले चौधरी चरण सिंह के नाम पर सरकारी छुट्टी की घोषणा, तो अब चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाने का फैसला कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि सीएम योगी खुद मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक को साधने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया और अब मुरादाबाद में उनकी मूर्ति का लोकार्पण किया जा रहा है। इन दोनों ही बातों के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। 23 दिसंबर को खुद सीएम योगी 51 फीट ऊंची चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का लोकार्पण मुरादाबाद में करने वाले हैं। दरअसल एक तरफ लोकदल जयंत के खिलाफ किसानों को एकजुट करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिलाकर जाटलैंड में संदेश पहुंचा रही है, जिससे विपक्ष के साथ अब जयंत चौधरी की भी टेंशन बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के अनावरण मात्र से उनकी रीति नीति पर आप चल पाएंगे? क्या 23 दिसंबर को छुट्टी घोषित करके उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी? चरण सिंह जी के नाम पे छुट्टी होती थी, जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द करने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे अलॉट घर को जबरन खाली कराने का काम किया, बिजली और पानी काटने का काम किया। आज केवल वोट की खातिर चौधरी चरण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी याद करना चाहती है, उनकी मूर्ति लगाना चाहती है। लेकिन जो चौधरी चरण सिंह का रास्ता था किसानों की भलाई के लिए, मजदूरों की भलाई के लिए, उस रास्ते को भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छोड़ आई है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें बेहद खास है। यूपी की इन्हीं 80 सीटों से देश का मूड तय होना माना जाता है। उत्तर प्रदेश को अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी में बांटा गया। पश्चिमी यूपी में कुल 27 लोकसभा सीटें हैं। 27 में से 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। पश्चिम में करीब 70% सीट बीजेपी के पास है। पश्चिम में जाट वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। पश्चिमी यूपी जयंत का गढ़ भी माना जाता रहा है, लेकिन यह बीजेपी तेजी से नए समीकरण सेट कर रही है, जिससे 24 का महामुकाबला बेहद खास होने वाला है। हमारी एनडीए की सरकार महापुरुषों के लिए समर्पित रहती है और उनके लिए उनका सम्मान करती है। हम विपक्षियों की तरह नहीं है कि गले में माला उनके विचारों पर ताला। हम तो उनके विचारों, चौधरी चरण साहब के, वो प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुर्बानियां की है, उन्होंने संघर्ष किया है। अगर उनको याद नहीं किया जाए, उनकी मूर्तियां नहीं लगाई जाएगी, तो फिर ये विपक्ष के साथ बड़े लंबे समय तक इनके आरएलडी के चीफ के जो उनके पिताजी थे, उनके साथ सरकार में शामिल थे, कभी तो मूर्ति लगाने की बात नहीं की। मतलब साफ है, जिस चौधरी चरण सिंह के नाम पर अब तक जयंत चौधरी की सियासत चलती रही, अब उसी नाम को सम्मान दिलाकर बीजेपी पश्चिमी यूपी में 100% रिजल्ट की गारंटी दे रही है, जो विपक्षी गठबंधन के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने को लेकर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता उपराष्ट्रपति का मजाक बनाते हैं। तो ये तस्वीरें आप उस वक्त ही देख रही हैं जब टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी मिमिक्री करते हुए उपराष्ट्रपति का मजाक बनाते हुए नजर आए थे। और हालांकि ये वीडियो राहुल गांधी बना रहे थे, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान, कोई सफाई नहीं आई है। लेकिन इस तरीके से अपमान करना, और जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। कल आप लोगों ने संसद में देखा होगा, आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है, और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी
वीडियो बना रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और इससे पहले अयोध्या में तेजी से निर्माण काम चल रहा है। सजावट और सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और इसी को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। सजावट और सौंदर्यीकरण का काम काफी तेजी से चल रहा है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले सोलर एनर्जी प्लांट पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसका मकसद रामनगरी को ऊर्जा का दूसरा सोर्स उपलब्ध कराना है। बिल्कुल, हम लोगों ने इसके लिए 168 एकड़ लैंड हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें 140 एकड़ लैंड में पोजेसन भी हम लोग का मिल गया है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट्स को हम लोग ने लैंड दिया है और वहाँ पे एनटीपीसी के द्वारा सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। 40 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल होगा और उसको जल्दी ही उसको इंस्टॉल किया जाएगा और फर्स्ट फेज का 10 मेगावाट, उसके बाद 40 मेगावाट कुल मिलाकर होगा। तो इसमें कार्रवाई गतिमान है और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी स्ट्रीट लाइट है, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, उसको भी बड़े पैमाने पे हम लोग लगा रहे हैं और जो जनपद अयोध्या के जो पार्क हैं उसमें भी हम सोलर ट्री लगा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ लगा भी है। आप यहाँ सूर्य कुंड में देख सकते हैं, वहाँ भी सोलर ट्री हम लोगों ने लगाया है। जो विभिन्न पार्क्स हैं उसमें भी सोलर ट्री हम लोगों ने लगाया है और सोलर स्ट्रीट लाइट जो गुप्तार घाट से राजघाट के बीच में लगाया गया है। तो हम लोग का ये प्रयास है कि मैक्सिमम सोलर लाइट का भी प्रयोग किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी से एक जो पर्यावरण फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, उसको हम लोग उसको प्रमोट करें। और इसके साथ साथ जो सब्सिडी योजना गवर्नमेंट की है, जो इंडिविजुअल लाभार्थी हैं उसका भी इस योजना का लाभ करके अपने घरों में भी सोलर लाइट लगा सकते हैं।